हाँ, थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? जी जी। थैंक यू। पहले तो बहुत आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस ट्रेनिंग में जोड़ा सर। और दूसरा, क्योंकि आज जैसा आपने बताया राजस्थान में कुछ लॉयर एंड ऑर्डर इशू हुआ है जिसके कारण से नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये मेरा देखा जाए तो पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं फोन पे कोई लेक्चर ले रहा हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए एक सीखने की चीज है कि बिना नेट कनेक्टिविटी के भी कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं। तो आपको सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष सर। जैसा आशुतोष सर ने मुझे बताया कि जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है और किस तरीके से काम कर रही है, और मैं राजस्थान के कंसर्न में बताना चाहूंगा कि राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई गई है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनकी तरफ से एक टास्क फोर्स भी बनाई हुई है। उस टास्क फोर्स में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं चाइल्ड लेबर के मामले में जो काम करने के लिए, जिसमें CWC भी है, NGOs भी है, चाइल्डलाइन भी है और दूसरे लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। तो जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो वो एक टास्क फोर्स के रूप में होता है, ताकि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे चाइल्ड लेबर की कोई इन्फॉर्मेशन है और हम वहाँ पे अगर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर की अलग अलग भूमिका होती है। तो सभी स्टेक होल्डर अगर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो वहाँ पे जो भी अलग अलग जो समस्याएं आ सकती है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हल हो सकती है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड केसेस है उसमें एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, और ये टास्क फोर्स हमारे राजस्थान में एक्टिव है और अभी काम कर रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आज शेयर करना चाहूंगा वो ये था कि 2018 से पहले राजस्थान में कभी भी किसी चाइल्ड लेबर के मामले में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब जो कन्विक्शन है पिछले 3 से 4 साल में कन्विक्शन लगभग 17-18 मामलों में कन्विक्शन हो चुका है। कन्विक्शन भी मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे ये सीरियसनेस इसलिए भी ज्यादा हुई है क्योंकि जैसे जयपुर है, जयपुर में चाइल्ड लेबर का बड़ा काफी पहले इंसिडेंट्स हुआ करते थे। अब काफी उसमें हमने प्रिवेंटिव एक्शन करके और वहां पे कुछ रोक लगाने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा है वो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके और चार्जशीट तक का जो प्रोसेस है उसको हमने एक SOP के थ्रू हमने और मैनेज किया है। कि मान लीजिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें रेस्क्यू से पहले कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, रेस्क्यू करते समय जब हम लोग कोई भी मेमो बना रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी करना, उसकी फोटोग्राफी करना, और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो चीजें हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल वैसी की वैसी चीजें हम हमारे मेमो पे लेके आ रहे हैं। हम लोग जैसे मान लीजिए वहाँ पे सर्च मेमो बनाया या मान लीजिए कोई सीजर मेमो बनाया तो वो एज इट इज वो चीजें वहां आ रही है और कोर्ट में एज इट इज एग्जिबिट हो रही है, जिसके कारण से कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। दूसरी और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि जो जयपुर में जितने भी चाइल्ड लेबर की केसेस हुए हैं उनमें ज्यादातर मामलों में बिहार के बच्चे थे। अब यहाँ पे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि जैसे बच्चों को बिहार से यहाँ लाया गया और कोरोना काल में भी हमने देखा कि कोरोना में जब बिल्कुल ट्रैफिक बंद था, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था, तो भी ट्रैफिकर्स वीडियो कुछ बड़ी जो AC बसेज हैं वो हायर करके और बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए लेके आ रहे थे। उसमें पुलिस ने फिर इंटरसेप्शन किया, रोका, बच्चों को रेस्क्यू किया। तो वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। तो पुलिस का जो इनिशिएटिव था, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ने बहुत आगे बढ़ के काम किया, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में जो मैंडेट जो बनाया गया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का, उसमें चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट उनको कवर किया गया है। दूसरी जो चीज मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो था एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ जो है वो यहाँ हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। केवल चाइल्ड लेबर से रिलेटेड मामला ही नहीं बनता है, क्योंकि बच्चों को बिहार से और जयपुर लाया जा रहा है, तो जयपुर लाए जाने का मोड कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एस्पेक्ट है। तो जयपुर में जो भी हम लोग जो टास्क फोर्स कार्रवाई कर रही है उसमें न केवल चाइल्ड लेबर के कंपोनेंट्स को हम लोग जोड़ रहे हैं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कंपोनेंट को भी हम FIR के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जो कन्विक्शन का रेट है वो बढ़े। अब अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा इंसिडेंट लेते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रैफिकर है, बच्चों को बिहार से लेके आए ये कह के कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे या घुमाएंगे, और यहाँ लाके लेबर कर रहा है, तो वो अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेफिनेशन देखें सेक्शन 370 में तो उसमें कवर हो जाता है।
कि वो बच्चे को किस तरीके से यहाँ लेके आया और उसको किस काम में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वो प्रॉपर हो, यानी जो चाइल्ड लेबर की जो सेक्शन है वो तो हम अप्लाई करें ही करें, इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो सेक्शन है उनको अप्लाई करने से कन्विक्शन का रेट बढ़ा है, क्योंकि बच्चे को केवल मात्र लेके आना ही वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है। यहाँ पे किस तरीके का यूज कर रहे हैं वो तो हम हमारे मेमोज में बता ही रहे हैं कि मान लीजिए बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया गया और पढ़ाने के बुलाए लेके आए और हमने जब रेस्क्यू किया तो वो लेबर करते हुए पाए गए, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है कि बच्चों को यहाँ लाया गया किसी और मतलब छलावा देख के या कोई किसी तरीके का उसको कोई डर दिखा के या कोई लालच दे के यहाँ लाया गया और लाकर उसको इस तरीके के काम में लगाया गया। तो वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रूव करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है और जिसके कारण से कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। कन्विक्शन रेट बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये भी है कि जब जैसे जैसे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रैफिकर में थोड़ा सा जो कानून का डर है वो आएगा और उस कानून के डर के कारण आगे जो भी ट्रैफिकिंग के जो इश्यूज है वो नेचुरली कम होंगे। अब यहाँ पे 2-3 और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है कन्विक्शन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने जो काम किया उसमें जो जिन बच्चों को हमने रेस्क्यू किया उन बच्चों का, अब जैसे हम लोग कई बार जैसे बनाते हैं मेमो बनाते हैं तो मेमो में लिख देते हैं कि साहब बच्चों को चाइल्ड लेबर करते हुए रेस्क्यू किया। चाइल्ड लेबर करते हुए तो रेस्क्यू किया है, लेकिन उस समय उस बच्चे की क्या कंडीशन थी वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है जो हमारे को हमने उसमें मेमो में शामिल किया। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि हम कहीं पे गए, वहां पे जाके रेस्क्यू ऑपरेशन किया तो नीचे जो अंडरग्राउंड होता है उसमें बच्चों से काम करवाया जा रहा था। तो हमने वहां से जब जैसे हम अंडरग्राउंड में एंटर हुए, उस अंडरग्राउंड में एंटर होने के बाद जो जो कंडीशन हमारे सामने आई वो सारे के सारे हमने मेमो में लिखी। जैसे अंडरग्राउंड में गए, जाने के बाद देखा तो लाइट कम थी, बहुत कम लाइट में बच्चे काम कर रहे थे, दीवारों पर सीलन आई हुई थी जिससे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, 10 बाई 10 के कमरे में 13 बच्चे काम कर रहे थे और फिर वहां पे जो केमिकल मिला उस केमिकल से बच्चों के बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इन सब चीजों को हमने रिकॉर्ड पे लिया और रिकॉर्ड पे लेने के बाद बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन में भी इन चीजों को हमने मेंशन किया कि बच्चे जहाँ पे चाइल्ड लेबर कर रहे थे उन बच्चों को वहां पे हमने देखा इस कंडीशन में पाया गया। तो कम लाइट में काम करने से इनकी आंखों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे वो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है और वहां पे सीलन आ रही है तो इनके रेस्पिरेशन में क्या प्रॉब्लम आई है, लगातार एक कंडीशन में बैठ के काम कर रहे हैं तो उनके जॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सब चीजों के बारे में हमने मेडिकल ऑफिसर से और उनसे इंक्वायरी की। तो वहां पे जब मेडिकल किया गया, एक जनरल मेडिकल होता है, कोई चोट आ जाए तो उसका मेडिकल करे, लेकिन वो स्पेसिफिक मेडिकल कराया गया कि इनकी आईज के लिए, इनके रेस्पिरेशन सिस्टम में, चेस्ट, पूरा जो भी सिस्टम था कि भाई क्या क्या इनके साथ जो क्रुएलिटी हुई है हम उसको मेडिकली प्रूव कर पाए। तो उन चीजों में मेडिकली वो चीज प्रूव हुई जिसके कारण से कन्विक्शन में भी हमारे को सहायता मिली। दूसरा जो था कि मौके पे जैसे मान लीजिए चूड़ी बनाने का काम करवाया जा रहा है, वहां पे लगातार काम करने से बच्चों के जो उंगलियां हैं उनके ऊपर, जैसे हमारे देशी भाषा में कहते हैं आटन पड़ जाना, यानी वो जो लगातार काम करने से उनकी उंगलियों का जो आगे का हिस्सा होता है उसपे बच्चों के जिसे कहते हैं ना कि छाले पड़ जाना या उनके घाव बन जाना, तो वो चीजें भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन में ली और हमने उनको कोरोबरेट किया दूसरे एविडेंसेस के साथ साथ। वहां चूड़ी बनाने के कारखाने में कोई केमिकल मिला तो उस केमिकल से ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है उस पार्ट को हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन में लिया। इसके अलावा पूरी वीडियोग्राफी कराने के पश्चात हमने लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनसे उसको वेरीफाई करवाया कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ये हजार्डियस जॉब में आ रहा है और जो ट्रैफिकर है उसके द्वारा जो नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए, अगर मल्टी डिपार्टमेंट चाइल्ड लेबर जो है उसको उसके बारे में काम करना मल्टी डिपार्टमेंटल एक्शन है। केवल पुलिस भी काम करती है तो भी वो अधूरा रहेगा, केवल CWC काम करे तो भी अधूरा रहेगा। सब डिपार्टमेंट ने मिलकर वहां पे काम किया और जिसके कारण से कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी हुई। फिर दूसरा जो था कि रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि बच्चे जो है वो बिहार के हैं। अब बिहार के बच्चों को यहाँ से मान लीजिए कि
हमने उनको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद सीडब्ल्यूसी के सामने हमने उनको प्रोड्यूस किया। सीडब्ल्यूसी ने थोड़े दिन तो उनको सीसीआई में रखा, लेकिन फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स आ गए और पेरेंट्स आने के बाद उनको पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया और वो बिहार चले गए। अब यहाँ से हमारा चैलेंज चालू हो जाता है कि अब मान लीजिए जिन मामलों में हमने चार्जशीट किया है उन मामलों में हमको कोर्ट में एविडेंसेस के लिए बच्चों को भी बुलाना है, बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाना है। तो हमारे कई पुलिस स्टेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके के केसेस रजिस्टर होते हैं, वहाँ के कुछ एम्प्लॉइज तो परमानेंट बिहार ही बैठे रहते हैं। वो जो सम्मन वारंट जो भी कोर्ट जारी कर रही है उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए वो बिहार ही बैठे हैं, लगातार वहीं बैठे हैं, उनका सम्मन और वारंट को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। तो ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। अब जो बच्चा यहाँ से चला गया, बिहार से, यहाँ से जयपुर से बिहार चला गया, अब वो वापस यहाँ पर आके और कोर्ट में स्टेटमेंट दे, उसके लिए वो बड़ा चैलेंजिंग स्टफ रहता है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ है, अभी जनवरी 2022 में और सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पे अपनी जजमेंट दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों का बयान लेने के बारे में अपना एक जैसे गाइडलाइन जारी की है। मैं आशुतोष जी के साथ वो जो जजमेंट है वो शेयर करूंगा और वो बहुत, मैं ये मानता हूं कि वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक लैंडमार्क जजमेंट है ऐसे मामलों के लिए, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से चला गया, जयपुर से बिहार चला गया, वो वापस अगर जयपुर बयान लेने के लिए आएगा तो उसके लिए ट्रॉमेटिक सिचुएशन है ये। या तो वो फिर ट्रैफिकर उसको लेके आएगा या ट्रैफिकर के माध्यम से किसी तरीके से आएगा, तो बच्चों के बयान बदलने की ऐसी बहुत सारी संभावनाएं रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो चाइल्ड लेबर, स्पेशली चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो मामले हैं जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का इश्यू है या इंटर स्टेट रिहेबिलिटेशन हुआ है बच्चों का, उन मामलों में गाइडलाइन जारी की गई है। और डीएलएसए और आरएलएसए जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उनको जिम्मेदारी दी है कि आप ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें 6 महीने में, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे आईटी सेंटर्स होते हैं वहां पे बच्चों को लाया जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और उनका ट्रायल हो। और देखिए, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर ट्रायल होगा तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि बच्चों का जो ट्रैवल ट्रॉमा है वो बच जाएगा। ट्रैवलिंग अपने आप में एक ट्रॉमा हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे गरीब तबके के हैं वो उनके लिए ट्रेन में या बस में इतनी दूर ट्रैवल करना वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है। तो उस ट्रॉमा से रिलीफ दिलाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। मेरा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अगर मान लीजिए एज इट इज अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो ये एक तरीके से रिफॉर्म होगा हमारे लिए, और बच्चों जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो ऑफेंसेज हैं उन मामलों में बच्चों का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग ट्रायल वो बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को 2-3 जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे आशुतोष जी ने बताया था कि एक तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, न केवल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बल्कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उनकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उस रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में हमारे को एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, कई बार मतलब कानून की जानकारी के अभाव में या मान लीजिए कोई इमोशनल हम लोग हो जाते हैं और डायरेक्ट हम लोग उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सुपुर्द कर देते हैं, जबकि हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि जो चाइल्ड इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन है उन बच्चों के लिए नोडल एजेंसी सीडब्ल्यूसी है। अतः हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जो भी बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है उनका रिहेबिलिटेशन सीडब्ल्यूसी के थ्रू ही होना चाहिए। कई जगह ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया और पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया, बाद में हमें पता चलता है कि पेरेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। तो वहां पे फिर वो बच्चों को रेस्क्यू करना जो होता है वो हमारे लिए इस तरीके का मतलब वेस्टेज हो जाता है कि हमने बच्चों को रेस्क्यू भी किया लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट उसके बच्चे की लाइफ के ऊपर नहीं आया। तो सीडब्ल्यूसी विल डिसाइड कि बच्चे की कस्टडी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, और उसमें सीडब्ल्यूसी को भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि रेस्क्यू होकर काम करने की आवश्यकता है कि वो बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और उनकी कस्टडी डिसाइड करें। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। मेरे को जो बताया गया था मैंने बताने की कोशिश की है, और पहली बार मैंने बताया आशुतोष जी कि मैं
थ्रू कॉल मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, तो आई थिंक कि मैंने जो मुझे आपने जो मैंडेट दिया था उसको मैंने फुलफिल कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।